फूलों को खिलते देखा है, चिड़ियों का चहचहाना सुना है, फिर खुद को क्यों बंद किए हो? स्वयं को भी बाहर आने दो, तुम्हारे अंदर जो छिपा है उससे संसार को जगमगाने दो। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने शायद ये पंक्तियाँ पहले भी पढ़ी होंगी। ये पंक्तियाँ मैंने मेरा बचपन पत्रिका के लिए लिखी थी। जब मुझे मेरा बचपन पत्रिका का संपादक का कार्यभार सौंपा गया था, तो एक बच्चों की पत्रिका और बच्चों के लिए काम करना, बच्चों की रचनाओं को सहेजना बड़ा दिलचस्प वो काम था और उस काम को अंजाम तक पहुंचाने में मैंने काफ़ी मेहनत की थी और तब जाकर के वह पत्रिका आप सबके सामने आई थी। और इस 2020 में भी उस पत्रिका को लाने की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है और मैं आप सबों से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी रचनाओं का अंबार लगा दें हमारे पास, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है कि मेरा बचपन पत्रिका आपकी अपनी पत्रिका है। आपकी रचनाएं उसमें शामिल की जाती हैं। आपके कोमल मन में जो भाव उठते हैं, चाहे वो कविता के रूप में, कहानी के रूप में, लेख के रूप में, रिपोर्टाज के रूप में, संस्मरण के रूप में, आपके मन में जो भी भावनाएं उठती हैं, उन सभी का स्वागत है मेरा बचपन पत्रिका में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे वेबसाइट teamsummerhill.simdiff.com से मेरा बचपन पत्रिका के 2019 का अंक डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उस पत्रिका में आप बच्चों की बहुत सारी रचनाओं को स्थान दिया गया है। साथ ही साथ बड़े लोगों की रचनाएं भी हैं जो आपका सही मार्गदर्शन करेंगी। और 2020 में भी हम उस पत्रिका का पुनः प्रकाशन करना चाहते हैं और इसके लिए हमें ज़रूरत होगी आपकी रचनाओं की। तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि आप बच्चे हमें निराश नहीं करोगे और अपनी रचनाओं को तैयार रखोगे। और आप अपनी रचनाओं को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भेज सकते हो। ध्यान आपको यही रखना है कि आपकी रचनाएं मौलिक होनी चाहिए। आपके कोमल मनोभाव में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, आपको उन्हें ही शब्दों के रूप में उकेर कर हमारे पास प्रेषित करना है। कहीं और से किसी दूसरे की रचनाएं उठा करके नहीं भेजना है। हम चाहते हैं, हमारा यह उद्देश्य है कि आपके अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति फलीभूत हो, आपके मन में रचनाओं का अंबार उमड़ पड़े। प्रकृति से सानिध्य करते हैं, प्रकृति को देखते हैं तो बहुत सारी जिज्ञासाएं आप बच्चों के मन में उठती हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते हैं। आपको उन्हीं प्रश्नों में से ऐसा कुछ तलाशना है जो आपके लिए भी और हमारे लिए भी और अन्य पाठकों के लिए भी एक मनोरंजक, एक दिलचस्प रचना बन जाए। चाहे वो आपके मन में उठने वाली समस्याएं हों या उसके प्रति समाधान हो या आपकी कोई जिज्ञासाएं हों, आप उनको शब्दों में पिरोकर रचना का रूप दे सकते हो और आप ऐसा करते आए हो। आपको मालूम है, अंग्रेजी की एक राइम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। सभी बच्चों को ये पता है, चाहे वो हिंदी मीडियम के ही बच्चे क्यों ना हो, लेकिन उनको भी यह कविता पता है, क्योंकि अंग्रेजी के हर बुक में, बच्चों की हर किताब में, जो भी अंग्रेजी की किताब होती है उसमें इस कविता को दिया गया है।
और यह कविता एक बाल मन में उठी हुई जिज्ञासाओं का एक सुंदर नमूना है। आपको मालूम है, इस कविता को 1806 ईस्वी में इंग्लैंड की एक लड़की जेन टेलर ने लिखा था, और जब उसने उस कविता को लिखा था तो वो मात्र 16 वर्ष की थी। तो अब उस बाल मन में जो जिज्ञासाओं का तरंग फूटा, वो इतना सुंदर रूप लेकर के निकला कि आज वह सारे विश्व में जहाँ भी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है, हर उस अंग्रेजी के जानकार व्यक्ति के पास, हर उस अंग्रेजी के स्टूडेंट को यह कविता मालूम है। तो ऐसे ही रचनाओं की मुझे आपसे उम्मीद रहती है, ऐसे ही रचनाओं का मैं प्रतीक्षारत हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे और अपनी रचनाओं को सहेजना शुरू कर देंगे। अभी आपके पास समय है, महीने 2 महीने प्रकृति को विचरिए। हालांकि अभी लॉकडाउन की अवधि है, कोरोना का संकट है, ऐसे में आप बाहर घूमने भी नहीं जा सकते हो, लेकिन फिर भी जहाँ भी समस्याएं होती हैं वहीं समाधान भी छुपा होता है। तो आपको ऐसे समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। तो आज हम अंग्रेजी ग्रामर के 9वें एपिसोड में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को यह सूचना दी कि मेरा बचपन इस बार भी आएगी, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में ही क्यों ना आए। यदि हम पत्रिका नहीं निकाल सके तो हम डिजिटल रूप में ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन मेरा बचपन पत्रिका आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। आपकी रचनाओं को हम कहानी के माध्यम से फेस टू फेस पढ़ कर के भी सुनाएंगे और डिजिटली PDF फॉर्म में पत्रिका आप लोगों के हाथ में होगी। आप लोगों के हाथ में नहीं, मोबाइल में होगी, जहां आप अपनी रचनाओं को पढ़ पाएंगे। और धीरे धीरे हमारा यह सफ़र आगे बढ़ता रहेगा और हमारी जो पत्रिका है, प्यारी सी पत्रिका, यह एक दिन अच्छी पहचान बनेगी और आपको भी पहचान देगी, क्योंकि होती तो है मुख्य रूप से आप लोगों की रचनाएं ही। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपने बाल मन में छुपे हुए उन रहस्यों को उजागर करोगे, अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें प्रेषित करोगे। तो चलिए आज के अंग्रेजी ग्रामर की शुरुआत की जाए। और आज के अंग्रेजी ग्रामर में हम लोग पहले पिछले क्लास के होमवर्क को जांचेंगे। आप लोगों ने पिछला क्लास देखा है ना, होमवर्क भी नोट किया होगा। तो चलिए आपके होमवर्क को जांच लिया जाए। पिछला क्लास था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने रूल नंबर 4, 5 और 6 की चर्चा की थी। उसका सेंटेंस पैटर्न बताया था, उसके ऊपर सेंटेंस बनाना सिखाया था। तो चलिए उसके ऊपर जो होमवर्क आप लोगों को दिया गया था उसे जांच लिया जाए। सबसे पहला था करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें जो पहला वाक्य है, हैज दे नॉट गो टू ए स्कूल, तो इसको कैसे सही करेंगे। पहला वाक्य है हैज दे नॉट गो टू ए स्कूल, तो यहाँ सब्जेक्ट है दे और इसके साथ प्रयोग किया गया है हैज का, जो कि है गलत। क्या होगा, हैव दे नॉट। अब यहां देखिए गो का प्रयोग किया गया है, लेकिन होगा वर्ब 3, तो गोन टू अ स्कूल। ठीक है, अगले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। Why have you not eat food? Why have you not eat food? तो इसमें कहाँ गलती है, वर्ब 3 का प्रयोग होना चाहिए था। बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। Why have you not eaten food? तीसरा वाक्य क्या है, Has we buy some vegetable?
तो हैज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है वी, तो हैज का प्रयोग यहाँ गलत है, हैव का प्रयोग होगा, है ना, हैव वी। और यहाँ बाय का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, अबाउट, हैव वी अबाउट सम वेजिटेबल। अगला वाक्य है हैज राहुल एंड सोनू सिंग सॉन्ग्स। तो यहाँ पे देखिए राहुल एंड सोनू सब्जेक्ट हो गया प्लुरल, तो यहाँ होगा हैव का प्रयोग, हैव राहुल एंड सोनू सिंग का तीसरा रूप लगेगा सिंग, सैंग, संग, संग सॉन्ग्स। पांचवा वाक्य क्या है, हैव यू, वाई हैव यू फ्रेंड, सॉरी वाई हैव योर फ्रेंड है, वाई हैव योर फ्रेंड वेंट टू पटना। तो योर फ्रेंड तुम्हारा मित्र, योर फ्रेंड्स नहीं है, योर फ्रेंड है, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, वाई हैज योर फ्रेंड वाई हैज योर फ्रेंड गोन टू पटना, क्योंकि वर्ब 3 का प्रयोग होना है और यहाँ पे वर्ब 2 का प्रयोग किया गया है, तो ये गलती थी। इज सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो यहाँ पे इज का प्रयोग करना गलत है, हैज सी कंप्लीटेड हर होमवर्क। सातवां वाक्य क्या है, वाई हैव यू ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई हैव यू, ब्रिंग का तीसरा रूप लगेगा ब्राउट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। आठवां वाक्य है हैज दोज बॉयज प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ दोज बॉयज सब्जेक्ट है, तो यहाँ हो जाएगा हैव दोज बॉयज प्लेड फुटबॉल। नौवां वाक्य है हैव इट रेन हेवीली, तो इट का प्रयोग किया गया सब्जेक्ट के रूप में, तो इट के साथ हैज का प्रयोग होगा, तो हैज इट रेन हेवीली। अगला वाक्य है वाई हैज यू डू दिस वर्क, तो यहाँ देखेंगे कि वाई के बाद हैव का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट है यू, तो वाई हैव यू डन दिस वर्क, डन दिस वर्क। तो ये था हमारा सेंटेंस करेक्शन के ऊपर आधारित प्रॉब्लम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का सारा वाक्य सही हुआ होगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की ओर। तो ये देखते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश के पहले वाक्य को, क्या तुमने ताजमहल देखा है। तो यहाँ देखिए कि सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यू, तो यू के साथ हैव का प्रयोग होगा, हैव यू देखा है, तो देखना का इंग्लिश सी, और सी का तीसरा रूप सीन, हैव यू सीन द ताज, ताजमहल भी लिख सकते हैं पूरा, यह ताज से ही हो जाता है। दूसरा वाक्य है क्या उसने तुम्हें नहीं बुलाया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसने यानी कि वह, तो वह के साथ लगेगा हैज ही नॉट कॉल्ड यू। तीसरा वाक्य है क्या वे लोग यहाँ से जा चुके हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे के साथ लगेगा हैव, तो हैव दे गॉन फ्रॉम हेयर। चौथा वाक्य क्या है, वह अपने गांव क्यों गया है, व्हाई हैज ही गॉन टू हिज विलेज।
पांचवा वाक्य है, क्या तुम्हारे दोस्त ने ऐसा किया है? हैज योर फ्रेंड डन दिस? ठीक है। अगला वाक्य है, क्या तुम्हारा भाई अभी तक नहीं लौटा है? तुम्हारा भाई, तो इसमें भी हैज का प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारा आगे लगा हुआ तो ये नहीं सोचना है कि हैव लगा देंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट को पकड़ना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है। तुम्हारा मित्र, तो मित्र एक मित्र की बात की जा रही है। अगर बहुत सारे मित्र की बात की जाती तो फ्रेंड्स रहता, यहाँ पे एस लगा हुआ रहता। ठीक है। तो उसी प्रकार से छठा जो वाक्य है, क्या तुम्हारा भाई, ठीक है, तो हैज योर ब्रदर नॉट रिटर्न्ड? लौटना का इंग्लिश रिटर्न, और इसका थर्ड फॉर्म रिटर्न्ड येट, अभी तक। सातवां जो वाक्य है, वे लोग तुमसे मिलने क्यों नहीं गए हैं, क्यों नहीं आए हैं? तो ये WH वर्ड चला गया। तो WH वर्ड में है वाई, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी वाई, क्यों नहीं आए हैं। वाई हैव दे नॉट कम, क्योंकि कम का तीसरा रूप कम ही होता है, कम टू मीट यू। आठवां वाक्य है, हम लोगों ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है? तो यहाँ पे WH वर्ड है क्या। व्हाट हैव वी नॉट डन फॉर यू? व्हाट हैव वी नॉट डन फॉर यू? हम लोगों ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है। अगला है, क्या तुमने मेरे लिए खाना पकाया है? क्या तुमने मेरे लिए, है ना, तो हैव यू कुक्ड फॉर मी? कुक्ड में ही खाना पकाना का अर्थ छुपा हुआ है। अगला वाक्य है, आपने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया है? वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क? ठीक है। तो ये था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का। अब इसके बाद चलते हैं एंटोनिम्स की ओर। एंटोनिम्स में 10 वर्ड दिए गए थे जिनका उल्टा शब्द आप लोगों को लिखना था, तो इसे मैं मौखिक रूप से ही बता देता हूँ, आप लोग चेक कर लें। फ्रेश, फ्रेश मीन्स क्या होता है? ताज़ा, स्वच्छ। तो इसकी जो अपोजिट वर्ड होगी वो होगी क्या? स्टेल। क्या होगी? स्टेल, STALE, स्टेल। स्टेल मीन्स होता है बासी। ठीक है। दूसरा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, सुंदर का उल्टा कुरूप। कुरूप की अंग्रेजी होती है अगली, UGLY, अगली। तीसरा है ब्रेव। तो ब्रेव मीन्स बहादुर। बहादुर का उल्टा डरपोक या कायर। तो इसको हम लोग टिमिड या कोबार्ड लिख सकते हैं। ठीक है। टिमिड, TIMID, टिमिड, और कोबार्ड COWARD। चौथा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। तो ईमानदार का उल्टा बेईमान। बेईमान की अंग्रेजी डिसऑनेस्ट, DIS आगे लगा देंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा। पांचवा है प्रॉपर। तो प्रॉपर का मतलब होता है उचित। उचित का उल्टा अनुचित, और प्रॉपर की अपोजिट होगी इम्प्रॉपर। ठीक है। अगला शब्द है रेलिवेंट। रेलिवेंट का मतलब होता है तर्कसंगत। इसका उल्टा बेमतलब का, इररिलेवेंट। IR आगे में लगा देंगे। ठीक है। IR आगे में लगा देंगे। आगे में जो लगाया जाता है उसको हिंदी में उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, याद है? प्रीफिक्स। ठीक है। प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग। और प्रत्यय किसे कहते हैं इंग्लिश में? सफिक्स। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। इसके ऊपर भी आगे मैं एक क्लास बनाऊंगा। अभी तो टेंस चल रहा है तो अभी टेंस ही चलेगा। रेगुलर। रेगुलर का क्या होगा उल्टा? इर्रेगुलर। इसके आगे भी IR लगा देंगे। परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूर्ण। इसका उल्टा अपूर्ण, इम्परफेक्ट।
डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, कठिन का उल्टा आसान, तो आसान की अंग्रेजी इजी, ठीक है। जेंटिल, जेंटिल का मतलब नेक, ठीक है, तो जेंटिल का उल्टा क्रूएल, निर्दयी। तो ये इस प्रकार से एंटोनिम्स का टास्क कंप्लीट हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो स्टूडेंट्स आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, इसका परिचय हम लोग जानेंगे और इसके पहचानने का तरीका समझेंगे और फिर इसके ऊपर आधारित रूल्स को जानेंगे और ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ना, इसका मतलब होता है कि वैसी क्रिया जो कुछ समय पहले शुरू हुई थी और अभी वर्तमान समय में जारी है, ठीक है। कुछ समय पहले शुरू हुई या बहुत समय पहले शुरू हुई, भूतकाल में शुरू हुई कह सकते हैं कि जो क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुई और वर्तमान काल में चल रही है, जारी है, तो ऐसी क्रियाओं को परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। जैसे मैं बचपन से पढ़ता रहा हूँ, वह बचपन से क्रिकेट खेलता रहा है, तुम सोमवार से इस उपन्यास को पढ़ते रहे हो, वे लोग 5 वर्षों से इस गांव में रहते रहे हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत होते हैं। तो इसके पहचानने का तरीका देख लेंगे कि क्या कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो इसके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं आदि लगा रहता है, ठीक है। वह पढ़ता रहा है, वह सोती रही है, वे लोग खेलते रहे हैं, मैं पढ़ता रहा हूं। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे उनके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और ता रहा हूं लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके रूल्स की ओर। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा जो होगा वो आप लोगों को तो मालूम है कि अफर्मेटिव के लिए होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जिसको सिंपल वाक्य भी कहते हैं। वह पढ़ता रहा है, एक उदाहरण लेते हैं, और इसके जो बनाने का रूल होगा वो इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। और यदि वाक्य में कॉम्प्लीमेंट है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद ही होगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज का प्रयोग होगा। तो हैव हैज के प्रयोग में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर्स के साथ हैज का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग होता है। तो वही नियम यहाँ भी फॉलो होगा। इसके बाद बिन का प्रयोग करना है और V4 यानी कि वर्ब प्लस ING का प्रयोग करना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और कॉम्प्लीमेंट भी अगर है तो ऑब्जेक्ट के बाद ही कॉम्प्लीमेंट भी होगा। ये भी नोट कर लें कि अगर वाक्य में कॉम्प्लीमेंट है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद होगा और तब फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे और टाइम का प्रयोग करेंगे। और इन दोनों का प्रयोग तभी करेंगे जब वाक्य में समय सूचक शब्द दिया हुआ रहेगा। अभी जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, वह पढ़ता रहा है, तो एक सिंपल सा वाक्य है जिसमें केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है और टाइम ऑफ पीरियड भी नहीं दिया गया है। तो इसमें हम लोग केवल इतने फॉर्म में ही बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 के रूप में ही बन जाएगा। और अंग्रेजी के वाक्यों को
जो अंग्रेजी में वाक्य होंगे हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो उसका यही फॉर्मूला है कि उस वाक्य का जो पैटर्न होगा वो इस पैटर्न के ऊपर आधारित होगा, तब हम लोग पहचान लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यह वाक्य है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो सब्जेक्ट ही के साथ हैज का प्रयोग लगेगा, ही हैज बीन रीडिंग, सिंपल, ही हैज बीन रीडिंग। अब यहां देखेंगे कि वह बचपन से पढ़ता रहा है, ठीक है, तो वह बचपन से पढ़ता रहा है। ही हैज बीन रीडिंग, इतना तो हम लोगों ने बना लिया, ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ता रहा है। अब आ गया टाइम ऑफ पीरियड, बचपन से, ठीक है। अब हम यहाँ फॉर या सिंस और प्लस टाइम इसको प्रयोग में लाएंगे। तो अब प्रश्न उठता है किसके साथ फॉर का प्रयोग होगा और किसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। तो फॉर और सिंस के प्रयोग के लिए मैं यहाँ नोट पॉइंट दे रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लेंगे कि निश्चित समय से के अर्थ में सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय से के अर्थ में फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहां समझेंगे कि निश्चित समय से और अनिश्चित समय से इन दोनों का क्या मतलब है। तो निश्चित समय से का मतलब है कि जो समय दिया हुआ है वो निश्चित हो, ठीक है, डिफिनिट टाइम, जैसे सोमवार से, 2015 से, 2 बजे से, बचपन से, कल से, सुबह से। तो ये सब जो समय के पीरियड हैं, जो समय की अवधि है, वो निश्चित समय है, ठीक है। तो जब निश्चित समय का अर्थ होगा तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब अनिश्चित समय होगा, जैसे 4 घंटों से, कब से काम शुरू हुआ ये नहीं पता, 4 घंटों से बोल दिए, 4 घंटों से, 5 दिनों से, कब से शुरू हुआ ये पता नहीं है, निश्चित डेट ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ कि 5 दिनों से, 5 वर्षों से, ठीक है, कई घंटों से। तो जब अनिश्चित समय होगा तो वहाँ हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इन सब के आधार पर भी हम लोग 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, राजू सोमवार से इस उपन्यास को पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे राजू है, सब्जेक्ट तो बिल्कुल इजी है। उसके बाद क्या होता है, हैव या हैज। तो राजू चूँकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज के बाद बिन लगा देंगे। अब यहाँ देखिए पढ़ रहा है, क्रिया क्या है, पढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पढ़ता रहा है होगा, ठीक है, पढ़ता रहा है, और यहाँ भी पढ़ते रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो राजू हैज़ बीन, अब यहाँ पढ़ता रहा है यानी कि रीडिंग, क्या पढ़ता रहा है, इस उपन्यास को, ऑब्जेक्ट क्या है, इस उपन्यास को, रीडिंग दिस नॉवेल, ठीक है। अब यहाँ देखिए टाइम ऑफ पीरियड, सोमवार से, सोमवार टाइम जो है वो डिफिनिट है, निश्चित है कि कब से उसने पढ़ना शुरू किया, तो सोमवार से। तो यहाँ पे दिस नॉवेल सिंस मंडे। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही देखेंगे कि समय हमारा जो है वो निश्चित अर्थ वाला है तो वहाँ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे उदाहरण को देखते हैं। हम लोग 1 महीने से ग्रामर पढ़ते रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि समय जो सूचक है 1 महीने से, 1 महीना यानी कि कब से शुरू हुआ ये नहीं दिया गया, ठीक है। कब से शुरू हुआ काम वो निश्चित होना चाहिए, और वो जब निश्चित नहीं हो तब हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको इस प्रकार से बनाएंगे, वी हैव बीन रीडिंग ग्रामर फॉर 1 month। इज दैट क्लियर।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क आप लोगों के लिए ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ आप लोगों को। पहला जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब के फॉर्म भरने हैं, और साथ ही साथ सिंस या फॉर को भी डालना है आपको अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे बनाया है। तो एक जो उदाहरण देखिए, आई डैश डैश मॉर्निंग। यहाँ पे रीड का क्या पूरा फॉर्म होगा, एक्जुलरी वर्ब के साथ। ठीक है, एक्जुलरी वर्ब के साथ आपको देना है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल के अनुसार, और मॉर्निंग के अनुसार सिंस या फॉर में से क्या लगेगा वो आपको भरना है। इसी प्रकार से पांचों वाक्य बना लेना है। और इसके बाद देखिए दूसरा जो है वो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, ये तो आप लोग बिल्कुल समझते हैं। बढ़ते हैं एक और होमवर्क की ओर। तो चलिए दूसरा होमवर्क आप लोगों के लिए ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना। इसमें देखिए तीसरा जो है मेक प्लुरल है, बहुवचन बनाना है। चौथा जो हमारा है, राइटिंग लिखना जारी रखें। पिछले एक दो क्लास में मैंने इसके ऊपर चर्चा नहीं की, तो क्या आपने राइटिंग लिखना छोड़ दिया? क्या नहीं छोड़ना है, आप लोगों को सतत राइटिंग लिखते रहना है, राइटिंग के ऊपर लगातार काम करते रहना है। बिकॉज योर राइटिंग इज़ योर आइडेंटिटी। आपकी राइटिंग आपकी पहचान है। आप कितने अच्छे हो उतनी ही आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो राइटिंग लिखना जारी रखें, हिंदी में अंग्रेजी में प्रत्येक दिन राइटिंग लिखें। एक फुल पेज लिखने में आपको कितना टाइम लगता है इसको नोट करें। जैसे ही आप राइटिंग लिखने के लिए बैठते हैं ना, तो पेज के ऊपर घड़ी देख करके टाइम नोट करें, और जब आपका लास्ट लाइन कंप्लीट होता है वहाँ पे आप टाइम नोट करें। आपको पता चल जाएगा कि आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है, और धीरे धीरे इसको रिड्यूस करें, घटाएं। एक फुल पेज आपको राइटिंग लिखने में 5 मिनट लगना चाहिए, लेकिन शुरुआत में हो सकता है आपको ज़्यादा समय लगे, तो धीरे धीरे आपको रिड्यूस करके 5 मिनट पे आना है। ठीक है, और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कॉमा, फुल स्टॉप, एवरी पंक्चुएशन मार्क और अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो आप लोग राइटिंग लिखना जारी रखें, और धीरे धीरे मैं राइटिंग टिप्स आप लोगों को बताता रहूँगा। और आप लोगों को यदि कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। ठीक है, और इसके बाद देखिए वर्ड पावर बूस्टर के लिए साउंड्स मेड बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए मुख्य 5 ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो साउंड निकाले जाते हैं उनको मैं लेकर के आया हूँ, ताकि हम भिन्न भिन्न चीज़ों की अंग्रेजी जान सकें, भिन्न भिन्न चीज़ों को सीख सकें, ताकि हमारा वर्ड पावर बूस्ट हो। क्योंकि अंग्रेजी में कम से कम आपको 5000 वर्ड याद होने चाहिए, रिमेंबर होने चाहिए, तब जाकर के आपको अंग्रेजी की समझ बनेगी। तो धीरे धीरे मेरी यह कोशिश है कि अलग अलग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से अंग्रेजी के शब्दों को मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। तो आज मैंने आपके लिए साउंड्स मेड बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसको समझेंगे। जैसे कि ढोलक की जो आवाज़ है उसको कहते हैं बीट ऑफ ड्रम। बीट ऑफ ड्रम सुनाई पड़ा आपको? बीट ऑफ ड्रम। दूसरा है बैंगिंग ऑफ ए डोर। कोई दरवाजे पे आता है और दरवाजे पे खट 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 लगातार बैंगिंग ऑफ ए डोर, दरवाजे को खटखटा देता है। तीसरा है बूमिंग ऑफ ए गन, बंदूक की गरज, बंदूक की तड़तड़ाहट। जब कोई फौजी, कोई सैनिक बंदूक को लहराता है तो उसकी जो तड़तड़ाहट की आवाज़ होती है, सुनाई पड़ी ना आप लोगों को? बिल्कुल इसी आवाज़ से, इसी आवाज़ को कहते हैं बूमिंग ऑफ ए गन। अगला है बज ऑफ अ टेलीफोन, टेलीफोन की घनघनाहट, टेलीफोन की घंटी एकदम से घन घन बजनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप लोगों को सुनाई पड़ा, तो इसको टेलीफोन की घनघनाहट कहते हैं। पांचवा है क्लैंकिंग ऑफ चेन्स, चेन्स मतलब जंजीर, जंजीरों की झंझनाहट। जंजीर जब गिरते हैं या ढेर सारे जंजीरों को जब इधर से उधर रखा जाता है तो उनकी जो झंझनाहट होती है उनको क्लैंकिंग ऑफ चेन्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आज के पावर बूस्टर में 5 ऐसे आवाज़ थे जो विभिन्न विभिन्न वस्तुओं से उत्पन्न होती हैं, उनके अंग्रेजी के अर्थ क्या होते हैं इसको मैंने लाया।
छठा हमारा जो है सेंटेंस, और आज का सेंटेंस है वेयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। तो यदि आपने ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कर दिखाना है, तो आप कर दिखाओगे, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा कर पढ़ते रहिए।